नाइटिंगेल बाय क्रिस्टीन हैना। चैप्टर 7। एकोले एलिमेंटेर शहर के मयार के मुताबिक बड़ी स्कूल नहीं थी, लेकिन ये कुशादा खूबसूरती से बनी हुई थी और कारिवो की कम्यून के बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी थी। स्कूल बनने से पहले ये इमारत एक अमीर ज़मींदार के अस्तबल हुआ करती थी, इसीलिए उसकी बनावट यू शक्ल में थी। मरकज़ी सहन कभी बग्घियों और सौदागरों के जमा होने की जगह था। इस इमारत की दीवारें सुरमई पत्थर की थीं, खिड़कियों पर नीला रंग था और फर्श लकड़ी के थे। जो हवेली कभी इस इमारत के साथ मुंसलिक थी, वो अजीम जंग यानी ग्रेट वॉर में बमबारी का शिकार हो गई थी और दोबारा कभी तामीर न हो सकी। फ्रांस के छोटे कस्बों के ज़्यादातर स्कूलों की तरह ये स्कूल भी शहर के आखिरी किनारे पर वाक़या था। वियान अपने क्लासरूम में अपनी मेज़ के पीछे बैठी हुई थी, बच्चों के रोशन चेहरों को देखते हुए अपने झुर्रियों वाले रुमाल से अपना ऊपरी होंठ पोंछ रही थी। हर बच्चे की मेज़ के पास फर्श पर गैस मास्क रखा था। अब बच्चे हर जगह उन्हें अपने साथ रखते थे। खुली खिड़कियां और मोटी पथरीली दीवारें सूरज की तपिश को कुछ हद तक रोकती थीं, लेकिन फिर भी गर्मी दम घोटने वाली थी। खुदा जानता है, पहले ही जहन लगाना मुश्किल था, इस पर गर्मी का बोझ और बढ़ गया। पेरिस से आने वाली खबरें हौलनाक और दहशतज़दा कर देने वाली थीं। हर कोई सिर्फ तारीख मुस्तकबिल और चौंका देने वाले हाल पर बात कर रहा था। जर्मन फ़ौजें पेरिस में दाखिल हो चुकी थीं। मैजिनो लाइन टूट चुकी थी। फ्रांसीसी सिपाही खंदकों में मर रहे थे या महाज से भाग रहे थे। पिछली 3 रातों से, जब से उसे अपने वालिद की फ़ोन कॉल मौसूल हुई थी, वो सो नहीं पाई थी। इज़ाबेल कहाँ थी, कोई नहीं जानता था। पेरिस और कारिबों के बीच कहीं, और अंतवान की तरफ से भी कोई खबर नहीं मिली थी। कौन मेरे लिए फेल कुरियर यानी दौड़ना की सरफें बना सकता है? उसने थके हुए अंदाज में पूछा। क्या हमें जर्मन ज़बान नहीं सीखनी चाहिए? वियान को अचानक एहसास हुआ कि उससे क्या पूछा गया है। तलबा अब दिलचस्पी से सीधे होकर बैठ गए, उनकी आंखों में चमक थी। माजरत, उसने गला साफ करते हुए कहा, वक्त खरीदने की कोशिश की। हमें फ्रांसीसी की बजाय जर्मन सीखनी चाहिए। ये नौजवान जिल फुर्नियर था, कसाई का बेटा। उसके वालिद और तीनों बड़े भाई जंग पर जा चुके थे। अब सिर्फ वो और उसकी माँ कसाब की दुकान चला रहे थे। और निशानेबाजी भी सीखनी चाहिए, फ्रांसवा ने सर हिलाते हुए कहा। मेरी मामन कहती हैं कि हमें जर्मनों पर गोली चलाना सीखना होगा। मेरी नानी कहती हैं कि हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। क्लेयर ने पिछली जंग को याद करते हुए कहा, जो भिभुकती हुई थी, और कहा कि हम यहाँ रुके रहकर बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जर्मन दरियाए लोआर को अबूर नहीं करेंगे ना, मैडाम मोरियाक? पहली कतार के बीच में सोफी अपनी नशिस्त पर आगे झुकी। उसके हाथ लकड़ी की मेज़ पर बंधे हुए थे और आंखें फैली हुई थीं। वो अफवाहों से वियान की तरह ही मुतासिर हुई थी। 2 रातों से वो रोते हुए सोई थी, अपने पिता की चिंता में। अब डेबी भी उसके साथ स्कूल आती थी। साला, उसकी सबसे अच्छी सहेली, उसके साथ वाली मेज़ पर बैठी हुई थी और वो भी इतनी ही खौफजदा दिखाई देती थी। डरना गलत नहीं है, वियान ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा। यही अल्फाज उसने कल रात सोफ़ी से कहे थे और खुद से भी, मगर अब ये अल्फाज खोखले लग रहे थे। मैं डरता नहीं हूँ, जिल ने कहा। मेरे पास चाकू है, अगर कोई गंदा बॉश आया तो मैं मार डालूंगा। सारा की आंखें फैल गईं। क्या वो यहाँ आ रहे हैं? नहीं, बियान ने कहा। ये इनकार आसानी से नहीं निकला। उसके अपने खौफ ने इस लफ्ज़ को रोककर खींचा। फ्रांसीसी सिपाही, तुम्हारे पिता, मामू, भाई दुनिया के सबसे बहादुर मर्द हैं। मुझे यकीन है वो पेरिस, टूर और ऑर्लियांस के लिए उस वक्त भी लड़ रहे हैं जब हम यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन पेरिस पर कब्जा हो चुका है, जिल ने कहा। महाज पर फ्रांसीसी सिपाहियों का क्या हुआ? जंगों में मार्के और छोटी झड़पें होती हैं, रास्ते में कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन हमारे मर्द कभी जर्मनों को जीतने नहीं देंगे। हम कभी हार नहीं मानेंगे। वो तलबा के करीब हो गई। लेकिन हमारा भी एक किरदार है, उन लोगों का जो पीछे रह गए हैं। हमें भी बहादुर और मजबूत होना है और बदतर बातों पर यकीन नहीं करना है। हमें अपनी जिंदगी को जारी रखना है ताकि हमारे पिता, भाई और शौहर जब वापस आएं तो उनके पास एक जिंदगी हो जिसमें वो वापस आ सकें। लेकिन तांते इज़ाबेल का क्या होगा? सोफी ने पूछा। दादाबू कह रहे थे कि वो अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। मेरा कजिन भी पेरिस से भागा था, वो भी अब तक नहीं पहुँचा। मेरे मामू कहते हैं सड़कों पर हालात बहुत ख़राब हैं। घंटी बजी और तालिब-इल्म अपने नशिस्तों से उछल पड़े जैसे कोई चश्मा खुल गया हो। एक लम्हे में जंग, हवाई जहाज़ और खौफ सब भुला दिए गए।
वो 8 और 9 साल के बच्चे थे जिन्हें गर्मी की स्कूल की छुट्टी के बाद आज़ादी मिली थी, और वो बिल्कुल वैसा ही बर्ताव कर रहे थे। चिल्लाते, हंसते, बैक वक्त बातें करते, एक दूसरे को धकेलते और दरवाजे की तरफ दौड़ते। वियान घंटी की शुक्रगुजार थी। वो एक मौलिमा थी। खुदा की कसम, ऐसे खतरात के बारे में वो क्या कह सकती थी। वो बच्चों के दिलों से खौफ कैसे निकाल दी जब उसका खुद का खौफ काबू से बाहर होने को था। उसने खुद को मामूल के कामों में मसरूफ कर लिया। 16 बच्चों के छोड़े हुए कचरे को समेटा, साफ्ट रबर से चौक झाड़ी, किताबें वापस जगह पर रखीं। जब हर चीज़ अपनी जगह पर आ गई तो उसने अपने कागज़ और पेंसिल चमड़े के बस्ते में रखे, मेज़ की निचली दराज से अपना हैंडबैग निकाला, फिर उसने तिनकों वाली टोपी पहनी, पिन से टिकाई और क्लासरूम से बाहर निकल गई। वो खामोश राहदारों ने से गुजरी उन साथी असातिज़ा को हाथ हिलाकर सलाम किया जो अब भी अपनी क्लासों में थे। कई कमरों के दरवाजे बंद हो चुके थे क्योंकि मर्द असातिज़ा को फौजी खिदमात के लिए बुला लिया गया था। राचेल की क्लास के सामने वो लुकी, देखने के राचेल अपने बेटे को प्रैम में डालकर दरवाजे की तरफ ले जा रही है। राचेल ने इस सेमेस्टर में तदरीस से रुखसत लेकर आरी के साथ घर में रहने का मंसूबा बनाया था, लेकिन जंग ने सब कुछ बदल दिया। अब उसे मजबूरन अपने बच्चे को काम पर साथ लाना पड़ रहा था। तुम बिल्कुल वैसे ही लग रही हो जैसा मैं महसूस कर रही हूँ, वियान ने जब उसकी दोस्त करीब आई तो कहा। राचेल के स्याह बाल नमी से फूलकर 2 गुने हो गए थे। ये तारीफ तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं इतनी थकी हुई हूं कि इसे तारीफ ही मान लेती हूँ। वैसे तुम्हारे गाल पर चौक लगी है। वियान ने बेध्यानी से अपना गाल साफ किया और प्राम में झांका। बच्चा गहरी नींद में था। वो कैसा है? एक 10 महीने का बच्चा जो अपनी माँ के साथ घर में होना चाहिए और उसकी जगह दुश्मन के हवाई जहाज के नीचे शहर में घूम रहा है और दिन भर 10 साल के बच्चों की चीखें सुन रहा है। वो ठीक है? उसने मुस्कुराई और माथे से नम रिंगलेट हटाया और दोनों राहदारी में साथ साथ चलने लगीं। क्या मैं तल्ख लग रही हूँ? बाकियों से कुछ ज्यादा नहीं। हाँ, तुम्हें थोड़ी तल्खी रास आएगी। तुम्हारी वो मुसलसल मुस्कुराहट और जाहिरदारी मुझे एलर्जी दे देती है। राचेल ने प्राम को 3 पथरीली सीढ़ियां नीचे उतारा और उसी रास्ते पर ले आई जो जमीन के मैदान की तरफ जाता था। ये जगह कभी घोड़ों के लिए वर्जिश का मैदान और कारीगरों के लिए सामान उतारने की जगह थी। 400 साल पुराना पत्थरीला फव्वारा सहन के बीचों बीच पानी गिराता और बुलबुले बनाता जा रहा था। चलो लड़कियों, राचेल ने सोफी और सारा को आवाज दी, जो एक पार्क बेंच पर बैठी थीं। दोनों लड़कियां फौरन उठी और औरतों के आगे आगे चलने लगीं, बातें करते हुए, उनके सर एक दूसरे के करीब, हाथों में हाथ डाले। एक और नस्ल की बेहतरीन सहेलियां थीं। वो एक गली में मुड़ी और निकलकर रो विक्टर यूगो पर आ गईं, बिल्कुल एक बिस्तरों के सामने जहां बूढ़े मर्द आयन वर्क की कुर्सियों पर बैठे कॉफी पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और सियासत पर बातें कर रहे थे। उनके आगे वियान ने 3 बदहाल औरतों को देखा जो लंगड़ाती हुई चल रही थीं। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे गर्द से जर्द हो चुके थे। बेचारी औरतें, राचेल ने आह भरी। हिलीन रूएल ने आज सुबह बताया कि रात गए दर्जन भर मुहाजिर शहर में दाखिल हुए। उनकी कहानियां अच्छी नहीं हैं, लेकिन कोई बात बढ़ा चढ़ाकर सुनाने में हिलीन का जवाब नहीं। आमतौर पर वियान कोई तबसरा करती कि हिलीन कितनी बातूनी है, मगर आज वो हंसी मजाक के मूड में नहीं थी। पापा के मुताबिक इजाबेल ने कई दिन पहले पेरिस छोड़ दिया था, लेकिन वो अभी तक ले जार्दिन नहीं पहुंची थी। मुझे इजाबेल की फिक्र हो रही है। राचेल ने वियान का बाजू थाम लिया। तुम्हें याद है जब तुम्हारी बहन पहली बार लियोन के बोर्डिंग स्कूल से भागी थी? वो सिर्फ 7 साल की थी। वो अकेले अम्बोज तक पहुंच गई, बिना किसी पैसे के। 2 रातें जंगल में गुजारी और अपनी बातों से ट्रेन में बैठने की इजाजत ले ली। वियान को उस वक्त का कुछ ज्यादा याद नहीं था, सिवाय उसके शदीद दुख के। जब उसने अपना पहला बच्चा खो दिया था तो वो गहरे गम में डूब गई थी। वो अंतवान को उसे खोया हुआ साल कहता था, वो भी अब उसे उसी नाम से याद करती थी। जब अंतवान ने उसे बताया कि वो इजाबेल को पेरिस ले जा रहा है, पापा के पास, तो वियान, खुदा उसे माफ करे, खुश हो गई थी। क्या हैरानी थी कि इजाबेल ने उस बोर्डिंग स्कूल से भी भागने की ठान ली जहां उसे भेजा गया था। आज भी वियान को अपनी छोटी बहन के साथ किए गए सलूक पर गहरी शर्मिंदगी महसूस होती है, खुद जानी हुई कहानी में सुकून तलाश करते हुए पाया। इजाबेल हमेशा से मजबूत, बहादुर और पुरअज़्म थी। रिचल ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसे 2 साल बाद स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया था कि वो एक सफर करते सर्कस को देखने के लिए भाग गई थी। या शायद वो वाकया था जब उसने दूसरी मंजिल के हॉस्टल की खिड़की से चादर के जरिए नीचे उतरने की कोशिश की थी। बात यह है कि अगर इजाबेल ने यहाँ आना चाहा तो वो जरूर आएगी। खुदा उसकी राह रोकने वाले पर रहम करे। वो किसी भी दिन पहुंच जाएगी, मैं वादा करती हूँ, जब तक कि वो किसी जलावतन प्रिंस से ना मिली हो और शदीद मोहब्बत में ना पड़ गई हो।
ये वही किस्म की बात है जो उसके साथ हो सकती है। देखा, तुम खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रही हो। अब मेरे घर आओ, नींबू पानी तैयार है। इतनी गर्मी में यही सबसे बेहतर चीज़ है। रात के खाने के बाद वियान ने सोफी को बिस्तर पर सुला दिया और नीचे चली आई। वो इतनी फिक्रमंद थी कि सुकून नहीं आ रहा था। घर की खामोशी उसे बार बार याद दिला रही थी कि कोई भी उसके दरवाजे पर नहीं आया था। वो खामोश नहीं बैठ सकती थी। राचेल से बात करने के बावजूद वो इजाबेल के बारे में अपनी तशवीश और आने वाले किसी बड़े खतरे के एहसास को दूर नहीं कर पाई थी। वियान उठी बैठी, फिर दोबारा खड़ी हो गई और दरवाजे की तरफ गई और उसे खोल दिया। बाहर खेत एक जामनी और पिलाबी आसमान के नीचे फैले हुए थे। उसका सहन मानूस अशकाल पर मुश्तमिल था। खूबसूरती से तराशे गए सेब के दरख्त दरवाजे और फूलों और बेलों से ढकी पथरीली दीवार के बीच मुहाफिज बने खड़े थे, जिसके उस पार टाउन को जाती सड़क और मीलों तक फैले हुए खेत थे, जिनमें कहीं कहीं पतले तनों वाले दरख्त। खूबसूरती से तराशे गए सेब के दरख्त दरवाजे और फूलों व बेलों से ढकी पथरीली दीवार के बीच मुहाफिज बने खड़े थे, जिसके उस पार कस्बे को जाती सड़क और मीलों तक फैले खेत थे, जिनमें कहीं कहीं पतले तनों वाले दरख्तों के झुंड नजर आते थे। दाईं तरफ गहरा जंगल था, जहां वो और एंतवान जवानी में तन्हाई में वक्त गुजारने जाया करते थे। एंतवान, वो कहाँ थे? क्या वो महाज पर था? इजाबेल, क्या वो पेरिस से पैदल चल रही थी? सोचो मत, उसे कुछ न कुछ करना था। बागबानी, जहन को किसी और तरफ लगाना होगा। उसने दरवाजे के पास रखी हुई अपनी पुरानी बागबानी के दस्ताने उठाए और बूट पहने और शेड और खूटे के दरमियान हमवार जमीन पर बने बाग की तरफ चल दी। उसके तरतीब से उगाए गए कतों में आलू, प्याज, गाजर, ब्रोकली, मटर, फलियां, खीरे, टमाटर और मूलियां उग रही थीं। बाग और खूटे के दरमियान ढलान पर बेरीज थीं, रसभली और काले अंगूर तरतीब से लगे कतारों में। वो सयाह जरखेज मट्टी में झुक गई और घास फूस निकालने लगी। अवाइले गर्मा उमूमन उम्मीदों का वक्त होता था। बिलाशुबा इस जज्बे भरे मौसम में बहुत कुछ गलत भी हो सकता था, लेकिन अगर इंसान साबित कदम रहता, सब्र से काम लेता और ज़रूरी कामों जैसे गोडी और सफाई को नज़रअंदाज ना करता, तो पौधे काबू में रहते। विलान हमेशा अपने कथों को मुकम्मल तरतीब में रखती और नरमी मगर मजबूती से उनकी देखभाल करती, लेकिन जो कुछ वो अपने बाग को देती, उससे कहीं ज़्यादा वो खुद वहाँ से सुकून पाती। उसे कुछ गलत होने का एहसास आहिस्ता आहिस्ता हुआ, टुकड़ों में। पहले एक अजनबी आवाज़ थी, एक इर्तियाश, एक धमक, फिर एक सुरगोशी सी। उसके बाद बदबू आई, कुछ ऐसा जो उसकी खुशबूदार बाग की फ़ज़ा से बिल्कुल मुख्तलिफ था, कुछ तेज़ और तुन जो उसे गलने सड़ने की याद दिलाता था। वियान ने माथा पहुंचा, ये जाने बगैर कि उसके चेहरे पर मट्टी लग गई थी, और खड़ी हो गई। उसने दस्ताने पतलोन की जेब में डाले और गेट की तरफ बढ़ी। अभी वो गेट तक पहुंची ही थी कि 3 औरतें साई से उभर आईं। वो गेट की पीछे सड़क पर एक साथ खड़ी थीं। एक बूढ़ी औरत जो चीथड़ों में लिपटी हुई थी, बाकी 2 को अपने साथ लपेट रही थी। एक नौजवान औरत जिसकी गोद में बच्चा था और एक नौउम्र लड़की जो एक हाथ में खाली पिंजरा और दूसरे में बैला खामे हुए थी। तीनों की आंखों में एक सी बेबसी और बुखार की सी कैफियत थी। नौजवान माँ वाज़े तौर पर कांप रही थी। उनके चेहरे पसीने से तर और आंखें शिकस्त खुर्दगी से भरी थी। बूढ़ी औरत ने अपने मैले खाली हाथ आगे बढ़ा है। क्या थोड़ा सा पानी दे सकती हैं? उसने पूछा, मगर सवाल पूछते ही वो खुद ही कायल न लग रही थी। वो शिकस्त खा चुकी थी। वियान ने गेट खोल दिया। यकीनन, क्या आप अंदर आना चाहेंगी? शायद कुछ देर बैठ जाएं। बूढ़ी औरत ने सर हिलाया। हम इनसे आगे निकल आए हैं, पीछे वालों के लिए कुछ नहीं बचता। वियान को अंदाजा न था कि वो क्या कह रही है, लेकिन उस वक्त इससे फर्क भी नहीं पड़ता था। औरतों की हालत से साफ जाहिर था कि वो थकान और भूख का शिकार थी। जरा एक लम्हा रुकिए। वो घर के अंदर गई और उनके लिए थोड़ा सा रोटी, कच्ची गाजरें और थोड़ा सा पनीर बांधा, जितना बचा हुआ था। एक शराब की बोतल में पानी भरकर वापस आई और उनकी तरफ ये सामान बढ़ाया। ज़्यादा तो नहीं है, ये तो इससे कहीं ज़्यादा है जितना हमें टूर से निकलने के बाद मिला है, नौजवान औरत ने बेजान आवाज़ में कहा। तुम टूर्स में थीं? बियान ने पूछा। पी लो सबीन, बूढ़ी औरत ने कहा और पानी लड़की के लब से लगाया। वियान अभी इजाबेल के बारे में पूछने ही वाली थी कि बूढ़ी औरत ने अचानक तेजी से कहा, वो आ गए हैं। नौजवान माँ के मुंह से एक करहा निकली और उसने अपने बच्चे को मजबूती से सीने से लगा लिया, जो बिल्कुल खामोश था, और उसकी नन्ही मुट्ठी इतनी नीली हो चुकी थी कि वियान की चीख निकल गई। बच्चा मर चुका था। वियान जानती थी उस जंगलनुमा गम को जो इंसान को छोड़ता नहीं। वो भी उस बेइंतहा उदासी के गहरे भंवर में जा चुकी थी जो माँ के जहन को बिगाड़ देती है और उसे उस वक्त तक थामे रहती है जब तक उम्मीद की आखिरी रमक भी खत्म ना हो जाए।
घर के अंदर जाओ, बूढ़ी औरत ने वियान से कहा। दरवाजे बंद कर लो। लेकिन वो तीनों औरतें पीछे हट गई, यूं जैसे वियान की सांस भी उनके लिए जहर बन गई हो। और फिर वियान ने देखा कि सया साए एक हुजूम की शक्ल में खेत आबार करते हुए सड़क की जानिब बढ़ रहे हैं। उनकी बदबू पहले आई, इंसानी पसीने, गंदगी और बदन की सड़ंद की बदबू। जब वो करीब आए तो वो सया बादल जैसे वजूद अलग अलग शक्लों में ढलने लगे। वियान ने देखा कि लोग सड़क और खेतों में मौजूद थे, चलते हुए, लंगड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। कुछ साइकिल या बच्चों की गाड़ियां धकेल रहे थे, कुछ गाड़ियां घसीट रहे थे। कुत्ते भौंक रहे थे, बच्चे रो रहे थे। खांसने, गला साफ करने, सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। वो बढ़ते चले गए, मैदान से निकलकर सड़क पर, बिला रुके, एक दूसरे को धकेलते हुए। उनकी आवाजें बढ़ती जा रही थीं। वियान इतने लोगों की मदद नहीं कर सकती थी। वो भागकर अपने घर के अंदर गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर वो घर के हर कमरे में गई, दरवाजे बंद किए, खिड़कियों और झरों के पथरीली दीवार से टकराए। छत की लकड़ियों से धूल झड़ने लगी। किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। ये सिलसिला थमा नहीं, मुक्के मुसलसल जोर से पड़ रहे थे, जैसे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश हो रही हो। सूफी सीढ़ियां उतरती हुई आई, अपने खिलौने बेबे को सीने से लगाए। ममाम, वियान ने बाहें फैलाई और सूफी उसकी आगोश में आ गई। वियान ने उसे मजबूती से सीने से लगा लिया, जैसे छोटे बच्चों को थाम लिया जाता है। मारे खौफ के वियान की जबान बंद हो चुकी थी। वो कुछ कह ना सकी। कोई बेहतर माँ, कोई मजबूत माँ शायद उस लम्हे कोई कहानी सुना देती, लेकिन वियान तो बस अंदर ही अंदर एक बेआगाज बेअंजाम दुआ दोहरा रही थी। खुदा खैर करे, प्लीज़। उसने सोफ़ी को और करीब कर लिया और कहा, सो जा सोफ़ी, मैं यहीं हूँ। मामाओ, सोफ़ी ने कहा। उसकी आवाज़ दरवाजे पर जारी धरबों में तकरीबन दब गई थी। अगर तांत इज़ाबेल बाहर हो तो? वियान ने सोफ़ी के नन्हे से चेहरे की तरफ देखा, जो अब पसीने और गर्द से ढका हुआ था। खुदा उसकी हिफाजत करे, बस यही वो कह सकी। जब इज़ाबेल ने उस सरमई पथरीले मकान को देखा तो थकन की एक शदीद लहर उस पर छा गई। उसके कंधे झुक गए, पाँव के छाले नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके थे। उसके आगे गितान ने दरवाज़ा खोला। वियान ने दरवाजे की जंग आलूद झंझनाहट सुनी और वो दरवाज़ा एक तरफ को झुक गया। वो गितान के सहारे के साथ दरवाजे तक लड़खड़ाती हुई पहुंची। फिर उसने 2 बार दस्तक दी। वो लकड़ी पर मुक्के मारती गई और हर बार जब उसके लहू से तर मुक्के लकड़ी से टकराते, वो तकलीफ से करा उठती। कोई जवाब न आया। उसने दोनों हाथों से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। बहन का नाम पुकारने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ इतनी भारी और खुश्क हो चुकी थी कि कोई बुलंदी ना पा सकी। वो लड़खड़ाकर पीछे हटी, तकरीबन हार मानते हुए घुटनों के बल बैठ गई। कहाँ सो सकती हो? गितान ने उसकी कमर पर हाथ रखकर सहारा देते हुए पूछा। बैक पर गोला में। वो उसे घर के पिछले हिस्से में ले गया। घने चंबेली की खुशबू से महकते साये में वो ज़मीन पर गिर गई। उसे ये भी न मालूम हुआ कि वो कब गया और कब वापस आया, कुछ नीम गर्म पानी लेकर, जिसे उसने उसके हाथों से पिया। वो पानी काफ़ी ना था। उसका पेट भूख से मरोड़ने लगा, एक ऐसी तकलीफ जिसने अंदर तक चीर दिया। फिर भी जब वो दोबारा जाने लगा तो उसने हाथ बढ़ाया, कुछ बड़बड़ाई, शायद अकेला न छोड़ने की इल्तिजा, और वो उसके पहलू में बैठ गया, अपना बाजू उसके लिए बढ़ा दिया ताकि वो सर रख सके। वो दोनों नर्म गर्म मिट्टी पर पहलू ब पहलू लेट गए, ऊपर इन बेलों की काली घनी छतरी को तकते हुए, जो लकड़ी की सलाखों से लिपटी हुई थी और नीचे ज़मीन तक झुकी हुई थी। चंबेली, खुले हुए गुलाबों और जरखेज़ मिट्टी से फिज़ा महक रही थी। एक खूबसूरत पनाहगाह जैसा मंजर। मगर यहाँ भी, इस खामोशी में भी, वो सब कुछ भूलना मुमकिन न था जो वो सह चुके थे और जो तब्दीलियाँ उनके ताकुब में खीं। उसने गितान में तब्दीली देखी थी। उसकी आंखों से शफ़क़त गायब हो चुकी थी, होंठों से मुस्कुराहट मिट गई थी। बमबारी के बाद से वो बहुत कम बोला था और जब भी बोला लहजा सख्त और मुख्तसर होता। अब वो दोनों जंग को बेहतर जानते थी और ये भी कि क्या कुछ आने वाला है। तुम अपनी बहन के साथ यहाँ महफूज रह सकती हो। उसने कहा, मुझे महफूज नहीं रहना और मेरी बहन मुझे कबूल नहीं करेगी। वो मुड़ी और उसकी तरफ देखा। चांदनी नर्म नक्श बनाती हुए उसकी आंखों और होठों पर पड़ रही थी, जबकि उसकी नाक और ठोड़ी साये में थी। वो पहले से मुख्तलिफ लग रहा था, सिर्फ कुछ दिनों में बूढ़ा सा, थका हुआ, गुस्से से भरा हुआ। वो पसीने, खून, कीचड़ और मौत की बू दे रहा था, मगर वो जानती थी कि खुद भी कुछ कम न थी। तुमने एडिथ केवल का नाम सुना है? उसने पूछा। क्या मैं तुम्हें तालीम याफ्ता लगता हूँ? वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, हाँ। वो इतनी देर खामोश रहा कि उसे अंदाज़ा हो गया वो हैरान हुआ है। मैं जानता हूँ वो कौन है। उसने अजीम जंग में सैकड़ों इत्तेहादी हवाईदाजों की जान बचाई। वो मशहूर है ये कहने के लिए कि वतन परस्ती काफ़ी नहीं है,
और ये है तुम्हारी हीरोइन, एक ऐसी औरत जिसे दुश्मन ने कत्ल कर दिया। ऐसी औरत जिसने कुछ बदला, इज़ाबेल ने कहा और उसके चेहरे का मुताला करने लगी। मैं तुम पर इन्हिसार कर रही हूँ, एक मुजरिम और कम्युनिस्ट पर, ताकि मैं भी कुछ बदल सकूं। शायद मैं वाकई पागल और जज्बाती हूँ जैसा कि सब कहते हैं। ये सब कौन है? सभी लोग। वो रुकी और उसके अंदर उम्मीद की कोई किरण जागी। उसने हमेशा किसी पर एतबाद न करने की कसम खाई थी, मगर गितान पर वो यकीन करती थी। वो उसकी तरफ ऐसे देखता था जैसे वो अहम हो। तुम मुझे ले जाओगे, जैसा तुमने वादा किया। तुम जानती हो ऐसे वादे कैसे पुख्ता किए जाते हैं? कैसे? एक बोसे से। मजाक बंद करो, ये संजीदा बात है। मैं जंग के दहलीज पर एक बोसे से ज्यादा संजीदा क्या हो सकता है? वो मुस्कुरा रहा था, मगर पूरी तरह नहीं। उसकी आंखों में वही दबा हुआ गुस्सा लौट आया था, और ये मंजर उसे डरा गया। उसे याद आया कि वो वाकई उसे जानती ही नहीं। मैं उसे चूमूंगी जो इतना बहादुर हो कि मुझे अपने साथ जंग में ले जाए। मेरे ख्याल से तुम्हें बोसे के बारे में कुछ मालूम नहीं, उसने आह भरकर कहा। ये तुम्हें क्या पता? वो उससे थोड़ी दूर हट गई, मगर फौरन ही उसके लम्स को याद करने लगी। लापरवाही का मुजाहिरा करते हुए वो दोबारा उसकी तरफ मुड़ी और उसकी सांसों की हद्दत अपनी पलकों पर महसूस की। तो फिर चूम लो मुझे, ताकि ये मुआहिदा पक्का हो जाए। वो आहिस्तगी से आगे बढ़ा, उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखा और उसे अपने करीब कर लिया। क्या तुम्हें यकीन है? उसने पूछा, लब लबों को छूते हुए। उसे नहीं मालूम कि वो जंग पर जाने की इजाजत मांग रहा था या बोसे की, मगर इस लम्हे में ये कोई मायने नहीं रखता था। इज़ाबेल ने कभी बोसों को संजीदगी से नहीं लिया था। वो उन्हें ऐसे लड़कों में बांट देती जैसे पार्क की बेंचों पर सिक्के छोड़ दिए जाते हों, बेमायने। मगर कभी भी, एक बार भी नहीं, उसने किसी बोसे की ख्वाहिश की थी। उसने सरगोशी की और उसकी तरफ झुक गई। उसके बोसे ने उसके खाली, जख्मी दिल के अंदर कुछ खोल दिया, कुछ जो पहले कभी ना हुआ था। पहली बार उसके रोमानी नॉवल उसे समझ आने लगे। उसे एहसास हुआ कि औरत की रूह का मंजर वैसे ही बदल सकता है जैसे एक दुनिया जंग में बदलती है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, उसने सरगोशी की। ये अल्फाज उसने 4 साल की उम्र से नहीं कहे थे, तब उसने अपनी माँ से कहे थे। उसके इस एतराफ पर गैतान, उसका अंदाज बदल गया, सख्त हो गया। वो मुस्कुराहट जो उसने उसे दी थी इतनी सख्त और झूठी थी कि वो उसे समझ न सकी। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने कहा। हम खुशकिस्मत हैं कि एक दूसरे को मिला, उसने कहा। हम खुशकिस्मत नहीं हैं, इज़ाबेल, मुझे इस बात पर एतमाद करो। ये कहते हुए उसने उसे दोबारा एक बोसे के लिए अपनी तरफ खींच लिया। वो बोसे के एहसासात में डूब गई, उसे अपने पूरे कायनात में बदलने दिया और आखिरकार जानना कि किसी के लिए काफी होने का क्या मतलब होता है। जब वियान जागी तो सबसे पहले उसने खामोशी महसूस की। कहीं पर एक परिंदा चहचहा रहा था। वो बिस्तर पर बिल्कुल चुप बैठकर सुनने लगी। उसके साथ सोफी नींद में गुर्राया और बड़बड़ाया। वियान खिड़की के पास गई, शटर उठाया। उसके आंगन में सेब की शाखें टूटकर दरख्तों से लटक रही थी। गेट एक तरफ लटक रहा था, उसके 3 में से 2 हिंजरे उखड़ चुके थे। सड़क के पार घास का खेत मस्तबत हो चुका था, फूल कुचले गए थे। वो पनाहगजीन जो यहाँ से गुजरे थे अपने पीछे सामान और कचरा छोड़ गए थे। सूटकेसेस, बग्गियां, वो कोट जो उठाने में बहुत भारी और पहनने में बहुत गर्म थे, तकिया के गिलाफ और गाड़ियां। वियान नीचे उतरी और आहिस्ता से दरवाजा खोला, शोर सुनने के लिए, मगर कोई आवाज न आई। उसने कुंडी खोलकर दरवाजा घुमाया। उन्होंने उसका बाग तबाह कर दिया था। जो कुछ भी खाने के काबिल दिखाई दिया था उसे खींचकर निकाल लिया था। सिर्फ टूटे हुए तने और मिट्टी के ढेर छोड़ दिए थे। सब कुछ तबाह हो चुका था, खत्म हो चुका था। शिकस्त के एहसास में वो घर के पीछे की तरफ चलने लगी, जो कि वहां भी तबाह हो चुका था। वो अंदर जाने ही वाली थी कि उसे एक आवाज सुनी, एक बच्चा रोता हुआ। ये आवाज फिर से आई। क्या किसी ने बच्चा छोड़ दिया था? वो आहिस्ता आहिस्ता आंगन के पार चलती हुई लकड़ी के परगोला की तरफ बढ़ गई, जो गुलाबों और चंबेली के फूलों से ढका हुआ था। इज़ाबेल जमीन पर बिल्कुल मुड़ी हुई पड़ी थी। उसका लिबास फट चुका था, चेहरा कट और सूजा हुआ था और बाईं आंख तकरीबन बंद हो चुका था, और उसकी चोली पर एक कागज का टुकड़ा चिमटा हुआ था। इज़ाबेल, उसकी बहन की ठोड़ी थोड़ी सी ऊपर उठाई। उसने खूनाब आंख खोली। उसने खुश्क और भारी आवाज में कहा, मुझे बाहर कुफल लगाकर बंद करने का शुक्रिया। वियान उसके पास गई और उसके साथ बैठ गई। इज़ाबेल,
तुम खून से लथपथ और तुम्हारी हालत बिगड़ चुकी है। क्या तुम? इज़ाबेल ने कुछ देर तक नहीं समझा। ओह, ये मेरा खून नहीं है। ज्यादातर तो नहीं है वैसे भी। वो इधर उधर देखने लगी। गैतान कहाँ है? क्या? इज़ाबेल लड़खड़ाती हुई खड़ी हो गई, लगभग गिर गई। क्या उसने मुझे छोड़ दिया? उसने मुझे छोड़ दिया। वो रोने लगी। उसने मुझे छोड़ दिया। चलो, वियान ने नरमी से कहा। उसने अपनी बहन को घर के अंदर ले जाकर उसके खून से सने हुए जूते उतारे और उन्हें दीवार पर दे मारा, जहां वो फेंके और गिरे। खून से रंगे हुए कदम उनके पीछे चलते हुए बाथरूम तक गए, जो सीढ़ियों के नीचे था। वियान ने पानी गर्म किया और बाथ फुल किया, जबकि इज़ाबेल फर्श पर बैठी रही। उसके पैर खून से सने हुए थे और वो बड़बड़ाते हुए आंखों से आंसू पोंछ रही थी, जो उसके गालों पर कीचड़ बन गए थे। जब बात तैयार हुआ तो वियान वापस आई और नरमी से इज़ाबेल को नंगा करने लगी। इज़ाबेल बच्चों की तरह नर्म सिसक कर रो रही थी, दर्द से। वियान ने इज़ाबेल के गुलाबी लिबास के पीछे के बटन खोले और उसे आहिस्ता से उतार दिया। खौफ था कि अगर हल्का सा भी सांस लिया तो वो गिर जाएगी। इज़ाबेल के रेशमी लिबास पर खून के धब्बे थे। वियान ने उसके अंदर के लिबास को खोला और आहिस्ता से उतार लिया। इज़ाबेल ने दांत पीसे और बाथ में कदम रखा। पीछे झुक जाओ। इज़ाबेल ने वियान की हदायत पर अमल किया और वियान ने उसके सर पर गर्म पानी डाला, पानी उसकी आंखों से बचाते हुए। पूरे बाथिंग के दौरान जब वो इज़ाबेल के मिट्टी वाले बालों और सूजे हुए बदन को धो रही थी, बेमायने अल्फाज में एक नर्म और सुकूनदेह आवाज में गाती रही ताकि उसे तसल्ली दे। वियान ने इज़ाबेल को बाथ से निकाला और नर्म सफेद तौलिए से उसका जिस्म खुश्क किया। इज़ाबेल ने उसे घूर कर देखा, मुंह खुला, आंखों में खालीपन। क्या तुम्हें नींद आ रही है? वियान ने कहा। नींद, इज़ाबेल ने बड़बड़ाया। उसका सर एक तरफ झुक गया। वियान ने इज़ाबेल को एक रात के लिबास में बदला, जो चंबेली और गुलाब के पानी की खुशबू दे रहा था, और उसने उसे पहनने में मदद की। इज़ाबेल की आंखें बंद होने ही वाली थी जब वियान उसे ऊपर के कमरे में ले गई और हल्के कंबल में लिटा दिया। इज़ाबेल सर तकिए पर रखते ही सो गई। इज़ाबेल अंधेरे में जागी। उसे दिन की रोशनी याद आई। वो कहाँ थी? वो तेजी से उठकर बैठ गई और उसका सर चकराने लगा। उसने चंद हल्के सांस लिए, फिर इधर उधर देखना शुरू किया। ली जॉर्डन के ऊपर के कमरे में, उसका पुराना कमरा। ये उसे कोई गर्मजोशी का एहसास नहीं दे रहा था। मैडम डूम ने कितनी बार उसे अपने कमरे में अपने भले के लिए बंद कर दिया था। इस बारे में ना सोचो, उसने बुलंद आवाज में कहा। एक और बदतर याद आई, गैटन। उसने आखिरकार उसे छोड़ दिया था। ये उसमें वो गहरी मायूसी भर रहा था जिसे वो अच्छी तरह से जानती थी। क्या उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं सीखा? लोग छोड़ जाते हैं, वो ये जानती थी। वो खास तौर पर उसे छोड़ जाते थे। उसने वो नीला ढीला हाउस ड्रेस पहना जो वियान में बिस्तर के पांव पर डालकर छोड़ा था। फिर वो तंग उतराई वाली सीढ़ियों से नीचे उतर आई, लोहे की रेलिंग को थामते हुए। हर दर्द भरा कदम जैसे एक फतह महसूस हो रहा था। नीचे घर में खामोशी थी, सिवाय एक रेडियो की खड़कने वाली स्टैटिक आवाज के जो कम आवाज में चल रहा था। उसे यकीन था कि मॉरिस शेवलियर कोई मोहब्बत भरा गाना गा रहा था। बेहतरीन। वियान किचन में थी, एक गिंघम की एप्रन पहने हुए, जिसके नीचे एक हल्का जर्द हाउस ड्रेस था। फूलों वाली स्कार्फ ने उसके बालों को ढांक रखा था। वो एक छुरी से आलू छील रही थी। उसके पीछे एक कास्ट आयन का बर्तन खुशगवार बबलिंग की आवाज कर रहा था। खुशबू से इज़ाबेल की जुबान तर हो गई। वियान दौड़ते हुए आगे आई और किचन के कोने में छोटे से टेबल पर एक कुर्सी निकालकर बोली, बैठो। इज़ाबेल कुर्सी पर गिर कर बैठ गई। वियान ने उसे एक प्लेट दे दी जो पहले से तैयार थी। अभी तक गरम रोटी का एक टुकड़ा, पनीर का एक त्रिकोण, एक टुकड़ा क्वींस का पेस्ट और हैम के कुछ टुकड़े। इज़ाबेल ने रोटी अपने लाल, खुजकर जख्मी हाथों में पकड़ी, उसे अपने चेहरे के करीब करके खमीरी खुशबू को महसूस किया। उसके हाथ काम कर रहे थे जब उसने चम्मच उठाया और रोटी पर फल और पनीर लगाया। जब उसने चम्मच नीचे रखा तो वो खटाक से गिरा। उसने रोटी उठाकर उसमें से निवाला काटा। ये उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन निवाला था। रोटी का सख्त खमीर, उसका नरम अंदरूनी हिस्सा, मक्खन जैसा पनीर और फल सब मिलकर उसको तकरीबन बेहोश कर देने के बराबर थे।
उसने बाकी रोटी एक पागल औरत की तरह खाई, जैसे वो अपने आप को भूल चुकी हो, और उसी के साथ किचन की मेज पर रखा कॉफी नोहार का कप भी नजरअंदाज कर दिया। सोफी कहाँ है? इज़ाबेल ने मुंह भरकर खाते हुए पूछा। खाना खाना उसके लिए इतना मुश्किल था कि वो अदब से भी रुक नहीं सकी। उसने आड़ू की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे अपने हाथों में नरमी से महसूस किया और उसे काट लिया। रस उसके थुकेले से बहकर उसकी ठोड़ी पर गिरा। वो पड़ोस में है, सारा के साथ खेल रही है। तुम्हें मेरी दोस्त रेशल याद है? हाँ, याद है मुझे उसके बारे में, इज़ाबेल ने कहा। वयान ने अपने लिए एक छोटा कप एस्प्रेस में लिया और उसे मेज पर लाकर खुद भी बैठ गई। इज़ाबेल ने डकार लिया और मुंह ढांक लिया। माफ करना, मैं समझती हूँ कि अदब में कमी पर नजरअंदाज की जा सकती है, वयान मुस्कुराकर कह रही थी। तुमने मैडम डिफो को नहीं देखा? वो तो शायद इस हरकत पर मुझे ईंट मार दे। इज़ाबेल ने आह भरी। अब उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि वो उल्टी कर देगी। उसने अपने नम हुए थुकेले से ठोड़ी को अपने आस्तीन से साफ किया। पेरिस से क्या खबर है? एफिल टावर पर स्वास्तिका का झंडा लहरा रहा है। और पापा? कहते हैं कि वो ठीक हैं। वो मुझ पर फिक्रमंद होंगे, यकीनन। उन्हें मुझे भेजना नहीं चाहिए था, लेकिन कब उन्होंने कभी कुछ और किया। दोनों के दरमियान एक निगाह का तबादला हुआ। ये उनकी चंद मुश्तरका यादों में से एक थी, वो तर्क करना। मगर जाहिर है कि वियान उसे याद करना नहीं चाहती थी। हमें बताया गया है कि सड़कों पर 10 लाख से ज्यादा लोग थे। मजमा सबसे बुरा नहीं था, इज़ाबेल ने कहा। हम ज्यादातर औरतें और बच्चे थे, और बूढ़े मर्द और लड़के, और उन्होंने हमें बस नीस तो नाबूद कर दिया। अब ये खत्म हो चुका है, खुदा का शुक्र, वियान ने कहा। अब अच्छाई पर तवज्जो मरकूज करना बेहतर है। गेटन कौन है? तुमने उसका जिक्र अपनी नीम होशियारी में किया था। इज़ाबेल ने अपने हाथ की एक खंचाई पर उंगलियां चलाईं, फौरन ये समझते हुए कि उसे ये छोड़ देना चाहिए था। उसके खरोंचों से खून निकला। शायद ये इससे ताल्लुक रखता है, वियान ने खामोशी में तोल लाने के बाद कहा। उसने अपनी एप्रन की जेब से क्रम्पल्ड कागज निकाला, वो नोट जो इज़ाबेल के बुज़्म में लगा हुआ था। कागज पर खून के धब्बे और गंदे निशान थे। उस पर लिखा था, तुम तैयार नहीं हो। इज़ाबेल ने अपने नीचे जमीन को गिरने का एहसास किया। ये एक बेवकूफाना लड़कियों वाली रद्दे अमल था, मुबालगा याराई के साथ। और वो ये जानती थी, मगर फिर भी ये उसे बहुत गहराई से लगा। उसने चाहा था कि वो उसे अपने साथ ले जाती जब तक कि बोसा नहीं आया। किसी तरह उसने उसकी कमी को महसूस कर लिया था। वो कोई नहीं है, उसने कर्ब से कहा, नोट उठाकर मरोड़ते हुए। बस एक लड़का जिसके काले बाल हैं और चमकदार चेहरा है, जो झूठ बोलता है। वो कुछ नहीं है। फिर उसने वियान को देखा। मैं जंग में जा रही हूँ, मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं। मैं एम्बुलेंस चलाऊंगी या पट्टियां बांधूंगी, कुछ भी। अरे खुदा, इज़ाबेल, पेरिस पर कब्जा हो चुका है। नाजियों ने शहर पर कब्जा कर लिया है। ऐसी हालत में एक 18 साला लड़की क्या कर सकती है? मैं मुल्क में छुपकर नहीं बैठूंगी जब नाजी फ्रांस को तबाह कर देंगे। और आओ, इसका सामना करते हैं। तुमने कभी मेरे साथ बहनों जैसा सुलूक नहीं किया। उसका तकलीफ में डूबा चेहरा और भी सख्त हो गया। जब तक मैं चलने के काबिल ना हो जाऊं, मैं चली जाऊंगी। तुम यहां महफूज रहोगी, यही अहम है। तुम्हें रहना होगा। महफूज? इज़ाबेल ने थूका। तुम्हें लगता है कि यही अब अहम है, विया? मुझे बताओ कि मैंने वहां क्या देखा। फ्रांसीसी फौजें दुश्मन से भाग रही थीं। नाजी बेगुनाह लोगों को मार रहे थे। शायद तुम इसे नजरअंदाज कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं करूंगी। तुम यहां रहोगी और महफूज रहोगी। हम इस बारे में मजीद बात नहीं करेंगे। मैं कब तुम्हारे साथ महफूज रही हूं? इज़ाबेल ने कहा, अपनी बहन की आंखों में दुख देखते हुए। मैं जवान थी, मैंने तुम्हें मां की तरह समझा था। अच्छा, प्लीज, झूठ से शुरू ना करो। जब मैंने बच्चा खो दिया था, इज़ाबेल ने अपनी बहन को पीछे छोड़ा और लंगड़ाते हुए बाहर निकल गई, इससे पहले कि वो कुछ नाकाबिले मुआफी कह देती। उसने अपने हाथों को एक दूसरे में जकड़ लिया ताकि वो कांपना बंद कर दें। यही वजह थी कि वो इस घर में वापस आना नहीं चाहती थी और अपनी बहन को देखना नहीं चाहती थी। यही वजह थी कि वो सालों तक दूर रही। उनके दरमियान बहुत ज्यादा दर्द था। उसने अपने ख्यालात को दबाने के लिए रेडियो की आवाज ज्यादा कर दी। एक आवाज हवाई लहरों में करकर करती हुई सुनाई दी। मार्शल पेटन आपसे बात कर रहा है। इज़ाबेल ने सोचते हुए सरगोशी की। पेटन अजीम जंग का हीरो था, फ्रांस का महबूब रहनुमा। उसने आवाज मजीद बढ़ा दी।
विवियन उसके करीब आकर खड़ी हो गई। मैंने फ्रांस की हुकूमत की सिमत इख्तियार की। उसकी गहरी आवाज में स्टैटिक आ गई और वो कर करने लगी। इजाबेल ने बेसब्री से रेडियो को धकेल दिया। हमारी काबिले तारीफ हुकूमत, जो दुश्मन की तादाद और असलहे में बरतर होने के बावजूद बहादुरी के साथ लड़ रही है। स्टैटिक आ गया। इजाबेल ने दोबारा रेडियो को मारा और सरगोशी की। ज़ूट, इन उन तकलीफ तक घंटों में मैं उन पनाहगाहों के बारे में सोचता हूँ जो इंतहाई बदहाली में हमारी सड़कों को बंद कर रही हैं। मैं उनके लिए अपनी हमदर्दी और फिक्र का इजहार करता हूँ। ये दिल के टूटे हुए हिस्से के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि अब लड़ाई रोकना जरूरी है। हम जीत गए हैं, विवियन ने कहा। श्श, इजाबेल ने तेज आवाज में कहा। मैंने गुज़िश्ता रात अपने दुश्मन से बात की थी ताकि उससे पूछ सकूं कि क्या वो मेरे साथ बात करने के लिए तैयार है, जैसे फौजी से बात करते हैं जब असल लड़ाई खत्म हो जाए और इज्जत के साथ दुश्मनी खत्म करने के लिए वसाइल हों। बूढ़े आदमी की बातें जारी रहीं, जैसे मुश्किल दिन, इनकी तकलीफ को कंट्रोल करें और सबसे बदतर मादरे वतन की तकदीर। फिर उसने वो लफ्ज कहा जिसे इजाबेल कभी फ्रांस में नहीं सुनना चाहती थी, हथियार डालना। इजाबेल अपने जख्मी कदमों पर लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर निकली और पिछवाड़े में जाकर खड़ी हो गई, अचानक हवा की जरूरत महसूस करते हुए। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हथियार डालना, फ्रांस, हिटलर के सामने, ये सबके लिए बेहतर होगा, उसकी बहन ने सुकून से कहा। विवियन यहाँ कब आई? तुमने मार्शल पेटन के बारे में सुना है? वो बेमिसाल हीरो है। अगर वो कहता है कि हमें लड़ाई खत्म करनी चाहिए तो हमें करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वो हिटलर से बात करेगा। विवियन ने हाथ बढ़ाया। इजाबेल ने फौरन हाथ खींच लिया। विवियन के तसल्ली देने वाले लम्स का ख्याल उसे गंदा महसूस होने लगा। वो अपनी बहन के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम लोगों जैसे हिटलर के साथ बात नहीं करते, तो तुम अब हमारे हीरो से ज्यादा जानती हो। मैं जानती हूँ कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, विवियन ने होंठ चबाते हुए थोड़ी सी मायूसी के साथ कहा। अगर मार्शल पेटन समझता है कि फ्रांस के लिए हथियार डालना बेहतर है तो ये है, बस कम से कम जंग खत्म हो जाएगी और हमारे मर्द घर वापस आएंगे। तुम एक बेवकूफ हो, विवियन ने कहा। ठीक है, और वापस घर में चली गई। इसाबील ने अपना हाथ अपनी आंखों पर रखा और नीले आसमान की तरफ घूरने लगी। ये नीला कब तक जर्मन तैयारों से भर जाएगा? वो नहीं जानती थी कि कितनी देर तक वो वहां खड़ी रही, बदतरीन सोचों में गुम, याद करते हुए कि नाजियों ने टोरस में बेगुनाह औरतों और बच्चों पर फायरिंग की थी, उन्हें नीस्तो नाबूद कर दिया था और घास को उनके खून से सुर्ख कर दिया था। आंटी इसाबील? इसाबील ने वो छोटी हिचकिचाती आवाज सुनी, जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो। उसने आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर देखा। एक खूबसूरत लड़की ली जॉर्डन के पिछले दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी जिल्द उसकी माँ जैसी थी, जो नफीस चीनी की तरह सफेद थी, और उसकी आंखें इतनी जाजिब नजर थीं कि इस फासले से वो कोयले की तरह सया नजर आ रही थी, जैसे उसके वालिद की आंखें। वो किसी परी कहानी के सफहात से निकली हुई लग रही थी, स्नो वाइट या स्लीपिंग ब्यूटी। तुम सोफी नहीं हो सकती, इसाबील ने कहा। आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम अपनी उंगली चूस रही थी। मैं अभी भी कभी कभार चूस लेती हूँ, सोफी ने एक राजदाराना मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम नहीं बताओगी? मैं सबसे बेहतरीन राज रखने वाली हूँ। इसाबील उसकी तरफ बढ़ी, सोचते हुए, मेरी भतीजी, खानदान। क्या मैं तुम्हें अपने बारे में एक राज बताऊं ताकि हम दोनों में इंसाफ हो? सोफी ने संजीदगी से सर हिलाया, उसकी आंखें फैल गईं। मैं अपने आप को गायब कर सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं कर सकती। इसाबील ने वियान को पिछले दरवाजे पर आते देखा। अपनी माँ से पूछ लो, मैं ट्रेनों में छुपकर सवार हो चुकी हूँ, खिड़कियों से बाहर निकलकर भाग चुकी हूँ और कॉनेट की जेलों से फरार हो चुकी हूँ। ये सब इसलिए क्योंकि मैं गायब हो सकती हूँ। इसाबील, वियान ने सख्त लहजे में कहा। सोफी ने इसाबील की तरफ मुतहय्यर होकर देखा। वाकई? इसाबील ने वियान की तरफ देखा। ये आसान है गायब हो जाना जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा हो। मैं तुम्हें देख रही हूँ, क्या तुम अभी अपने आप को गायब कर दोगी? इसाबील हंसी। बिल्कुल नहीं, जादू को अपनी बेहतरीन हालत में गैर मुतवक्के होना चाहिए। क्या तुम्हें इससे इत्तेफाक नहीं? और अब क्या हम एक खेल खेलें, चेकर्स? आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।